पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसकी गणितीय विवेचना के आधार पर समझाइए। एक बार और सुन लो क्वेश्चन। पृथ्वी तल से ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, गणितीय विवेचना के आधार पर समझाइए। आपको पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर एक पिंड लेना है, ठीक है। तो h ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, मतलब h ऊंचाई के साथ गुरुत्वीय त्वरण में क्या परिवर्तन होता है, उसकी गणितीय विवेचना अपन को करनी है। ध्यान रखना, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए तो उसके वेग में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। एक बात याद रखना, गुरुत्वीय त्वरण जैसा अपन ने रैखिक त्वरण पढ़ा था, रैखिक त्वरण क्या होता है, त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। इंग्लिश में बोलते हैं इसे एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन आपने गाड़ी में देखा होगा, मोटरसाइकिल में अपन एक्सीलेटर को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, और एक्सीलेटर को कम करेंगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो एक्सीलरेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि उससे अपन क्या करते हैं, गति को घटाते या बढ़ाते हैं एक्सीलरेटर से, ठीक है। तो उससे अपन गति को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो लगातार वेग में परिवर्तन होगा, और वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण। तो उसी टाइप से गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाए तो उसके वेग में लगातार क्या होता है, परिवर्तन होता है। जैसे ऐसा मानो एक चुंबक है, ठीक है, एक चुंबक यहाँ रखी, एक चुंबक यहाँ रखी, ये दोनों चुंबकें रखी हैं, तो ये चुंबक अभी इनकी दूरी ज़्यादा है, तो ये वाली चुंबक जैसे मान चलो बड़ी है और ये छोटी है, तो ये वाली बड़ी वाली चुंबक इसको अभी, ये वाली चुंबक जो है ये क्या करेगी, कम बल का अनुभव करेगी, क्योंकि अभी ये दूर रखी है। फिर कम बल का अनुभव करेगी, जैसे मान के लो इन दोनों चुंबकों में आकर्षण बल लग रहा, तो अभी ये चुंबक क्या कर रही है, कम बल का अनुभव कर रही है, तो ये धीरे से खींचेगी। अब दूरी और कम हो गई तो ये चुंबक और ज़्यादा, ये वाली चुंबक और ज़्यादा बल का अनुभव करेगी, क्योंकि ये पास आ गई तो ये थोड़ा और तीव्रता से खींचेगी। फिर ये और पास आ गई तो ये और ज़्यादा बल का अनुभव करेगी, और एकदम से इसमें क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। जब वो दूर थी तब कम बल का अनुभव कर रही थी, लेकिन आकर्षण लग रहा था, तो थोड़ी पास आई तो और ज़्यादा बल लगा, तो और ज़्यादा अन्य बल का अनुभव किया। फिर थोड़ी और पास आई तो और ज़्यादा बल लगा, तो और ज़्यादा बल का अनुभव किया, और वो क्या हो गई, चिपक गई। ऐसे ही मैंने एक मैंने पिंड लिया, एक आकाशीय पिंड लिया, और मैंने पृथ्वी से की तरफ छोड़ा, तो ये अभी पृथ्वी से कितना था, दूर था, तो थोड़ा कम बल लग रहा था, गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो वहाँ पे कम बल लग रहा था तो उसका वेग कुछ और था। फिर जैसे वो नीचे आया तो पृथ्वी की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल और ज़्यादा लगा, और ज़्यादा बल लगेगा तो उसकी वेग में और ज़्यादा परिवर्तन होगा, मतलब उसकी गति और बढ़ी। फिर वो और नीचे आया तो उसकी गति और बढ़ी, फिर उसके बाद में वो एकदम से नीचे गिर गया, तो उसके वेग में लगातार परिवर्तन हुआ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुरुत्वीय त्वरण। अब वो क्या बोल रहे हैं, वो ये बोल रहा है कि पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण के मान में क्या परिवर्तन होता है, इसकी गणितीय विवेचना हमें करनी है। तो इसके लिए मैंने पहले क्या बनाया, एक चित्र बनाया, मैंने पृथ्वी बनाई। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है, कैपिटल M है। पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की सतह तक की दूरी हमने क्या ले ली, कैपिटल R ले ली, क्योंकि केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या मतलब वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम त्रिज्या बोलते हैं, तो इसको हमने क्या मान लिया, R मान लिया। अब पृथ्वी सतह से h ऊंचाई पर एक पिंड और रखा है, जिसका द्रव्यमान कितना है, m है, और वहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g डैश। h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g डैश, और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है, g है। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हमने क्या ले लिया, g ले लिया, और h ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या था, g डैश। दोनों गुरुत्वीय त्वरण कैसे रहेंगे, अलग अलग। क्यों रहेंगे अलग अलग, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कुछ और लग रहा होगा, और जब पृथ्वी पर कोई वस्तु गिर गई तो गुरुत्वाकर्षण बल कुछ और होगा, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है वेग में लगातार परिवर्तन होना। तो वहाँ पे वेग में कुछ और होगा परिवर्तन, वहाँ पे वेग कुछ और होगा h ऊंचाई पर, और पृथ्वी की सतह पर वेग कुछ और होगा। तो वहाँ का हमने क्या ले लिया, गुरुत्वीय त्वरण g डैश, और पृथ्वी की सतह का गुरुत्वीय त्वरण क्या लिया, g लिया।
ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी डैश है और पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी है। अब इसके बाद में हमने क्या लिखा? माना पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल एम है तथा त्रिज्या आर है और पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी है। ये बात समझ में आ गई? पृथ्वी सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या है? जी है। तब जी बराबर, चूंकि हम जानते हैं जी और जी के संबंध से, जी बराबर हमने क्या पढ़ा था? जी एम बटे आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई? जी क्या है? गुरुत्वीय नियतांक और एम क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। तो जी एम बटे आर स्क्वायर। फिर ई के बाद में ये आ गया, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये पृथ्वी की सतह की बात है। पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण हमें मिला वो हमने यहाँ लिख लिया। अब बात हमें करनी है काय की? एच ऊंचाई पर। एच ऊंचाई पर हमें बात करनी है। तो एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या लिया था मैंने? जी डैश। एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण क्या लिया? जी डैश। तो जी डैश बराबर क्या आएगा? जी एम बटे दूरी क्या हो गई? अब अभी दूरी क्या थी? आर, तो मैंने आर स्क्वायर लिख लिया। अब दूरी क्या हो गई? आर प्लस एच हो गई, तो मैंने आर प्लस एच स्क्वायर लिख दिया। तो जी डैश बराबर जी एम बटे आर प्लस एच का होल स्क्वायर। समीकरण नंबर दूसरा आ गया। इतना नहीं आया समझ में? समीकरण 1 में 2 का हमने भाग दे दिया, तो जी ई इस वाले भाग में इस वाले भाग का भाग जाएगा, मतलब ई वाले पक्ष में ई वाले पक्ष को भाग देंगे हम, ठीक है, और इस वाले पक्ष में इस वाले पक्ष का भाग देंगे। तो जी बटे जी डैश, जी बटे जी डैश बराबर जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर स्क्वायर, जी एम बटे आर प्लस एच स्क्वायर, जी एम बटे आर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा। अब बटे के बटे के बटे के बटे में है, तो ये वाला सबसे ऊपर आएगा और ये वाला दूसरे नंबर आएगा। ये आ गया। जी एम से जी एम को मैंने कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा? ये बचा, ये लिख दिया मैंने। फिर यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, मतलब ए की जगह आर है और बी की जगह क्या है? एच है। तो मैंने ए की जगह आर स्क्वायर लिखा, बी की जगह बी स्क्वायर लिखा प्लस 2ab और 2ab की जगह हमने क्या लिखा? आर एच लिखा। तो देखना, ए स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर प्लस 2ab मतलब आर एच आ जाएगा बटे आर स्क्वायर आ जाएगा। अब मैंने आर को सबके बटे में अलग अलग लिख दिया, तो ये अपना सेम रहेगा। आर स्क्वायर के बटे में आर स्क्वायर, क्योंकि ये तीनों के बटे में है तो मैंने तीनों के बटे में अलग अलग लिख दिया। हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बटे में आर स्क्वायर, इसके बटे में आर स्क्वायर और इसके बटे में आर स्क्वायर, सबके बटे में आर स्क्वायर लिख दिया। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है, ये अपना सेम रहेगा। प्लस आर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 2h बटे आर बचा ओनली। बचा कि नहीं बचा? ये मैंने सेम लिखा, बराबर सेम, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे सेम बचा, प्लस 2h बटे आर आ गया। अब आपने एच ऊंचाई जो ली है वो पृथ्वी के केंद्र की तुलना में कैसी है? बहुत कम है, बहुत छोटी है। तुम एच ऊंचाई कहाँ तक लोगे? ज़्यादा से ज़्यादा कितनी ऊंचाई तक लोगे? लेकिन पृथ्वी का केंद्र तो बहुत नीचे है कि नहीं? ये पृथ्वी बड़ी है, जब पृथ्वी बड़ी है तो उसका केंद्र मतलब पृथ्वी का जो डायमीटर है या फिर जो व्यास है वो जितना होगा उसकी आधी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। तो पृथ्वी का व्यास बहुत बड़ा है कि नहीं है? बहुत बड़ा है ना। तो पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में जो एच ऊंचाई पर आपने किसी पिंड को रखा है वो कैसा है? नगण्य है, 0 के बराबर है। तो मैंने यहाँ लिख दिया एच छोटा है किससे? आर से। तो एच स्क्वायर बटे आर स्क्वायर बराबर मैंने क्या ले लिया? 0 ले लिया। इसका मान मैंने 0 रख दिया, तो ये आ गया। हमें मान काय का चाहिए? जी डैश का मान काय का चाहिए? हमें एच ऊंचाई पर जी डैश का चाहिए। तो हम एच ऊंचाई पर जी डैश का मान लाने के लिए जी को हमें ऊपर चाहिए पड़ेगा। तो इसको मैंने क्या कर दिया? पलट दिया या व्युत्क्रमानुपाती नियम लगा दिया। जी डैश को ऊपर लिख दिया, जी को नीचे लिख दिया। इसके बटे में, सबके बटे में क्या रहता है? 1। तो ये भी 1 ऊपर आ जाएगा इसका, और ये कहाँ आ जाएगा? नीचे। अब मैं इसको कहाँ ले गया? ऊपर। सबके ऊपर 1 की घात रहती, तो यहाँ पे -1 की घात आ गई। अब इसमें हमें क्या लगाना है? द्विपद में लगाना है, सो आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि द्विपद में होती क्या है। देखो, जैसे मान के चलो अपन को अभी एक कंडीशन मिली थी आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया था। हमें मिला ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला होता है, हम लगा देंगे कि नहीं लगा देंगे? क्या लगाएंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लगा देंगे। अब यदि हमें a प्लस बी का होल क्यूब मिला तो इसका भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है। अब यदि हमें a प्लस बी का पे 4 की घात मिली
इसका फॉर्मूला हमने नहीं पढ़ा। यहाँ पर हमें यहाँ पे कितने की घात मिल गई, 5 की या 7 की या 9 की या 20 की या 50 की, कोई भी घात मिल गई हमें, तो फिर हम इसमें क्या लगाएंगे, द्विपद प्रमेय लगाएंगे, क्योंकि इनके फॉर्मूले होते नहीं है। ठीक है, तो द्विपद प्रमेय में अपन को क्या करना है, यहाँ पे आपको द्विपद प्रमेय लगाना है। तो यहाँ प्लस, पहले माइनस आएगा फिर प्लस आएगा, इस टाइप से लगती जाएगी। इसमें चूंकि -1 की घात है इसलिए एक ही पद आएगा। ठीक है, चलो भाई को यहाँ पे द्विपद प्रमेय लगा दो तो क्या आएगा, G डैश अपॉन G इज इक्वल टू 1 माइनस 2H अपॉन R। ये लग गई द्विपद प्रमेय। अब आपने यहाँ पे द्विपद प्रमेय लगाई तो क्या हो जाएगा, आपकी घात क्या हो जाएगी, हट जाएगी कि नहीं हट जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी द्विपद प्रमेय लग गई यहाँ पे। अब ये G है, G को इसकी गुणा मिलेगा, तो G डैश बराबर G इंटू 1 माइनस 2H अपॉन R। ये आपका आंसर। ठीक है, ये द्विपद प्रमेय से आया है माइनस, बात समझ में आ गई। यहाँ पे 1 की घात है, एक पद आएगा, 2 की होती तो यहाँ पे फिर 2 पद आते, एक ये आया, एक और आता प्लस में। ठीक है, फिर माइनस में आता, फिर प्लस में आता, लेकिन यहाँ -1 की घात है, यहाँ पे सिर्फ एक पद आएगा, ये आ गया।